हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, अभी हम लोगों ने बेसिक साइंस में वर्क, पावर एंड एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट आ रहा था। आपने पूछा था कि सर इस क्वेश्चन में हम लोग कार्य को निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। और आपने ये भी पूछा था कि सर इस क्वेश्चन में जो ट्राइंगल बना था उसमें हम लोगों ने साइन थीटा का यूज़ क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए वीडियो नहीं बना सकता था, तो मैंने आपके लिए इस वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो ये आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी का सेकंड टेस्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा होता है, उसमें थीटा क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलिए एक बार हम वर्क का यानी कार्य का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता है कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो आप 2 से 3 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वर्क यानी कार्य के फॉर्मूले की, तो वर्क का यानी कार्य का हमेशा से ही फॉर्मूला ये रहा है, F इंटू डी इंटू कोस थीटा। जहाँ पर F क्या है, लगाया गया बल है यानी आरोपित किया गया बल है, और D क्या है, D जहाँ पर विस्थापन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ी होगी, तब आप क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे कि थीटा होता क्या है। तो दोस्तों, थीटा होता है बल तथा विस्थापन के बीच कोण, ठीक है। तो चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे आता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास मान लेते हैं एक पिंड है। उस पिंड पर हमने क्या किया, किसी दिशा में एक बल लगाया। मान लेते हैं ये बल हमने इस डायरेक्शन में लगाया है। तो उससे हुआ क्या कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमारा जो विस्थापन हुआ, वो भी उसी दिशा में हुआ, और ये पिंड यहाँ आकर के रुक गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी बल की दिशा क्या है, तो आप जब जवाब देंगे कि सर ये इसकी बल की दिशा है। मैं पूछता हूँ विस्थापन की दिशा, तो आपका जवाब होगा सर विस्थापन उसी दिशा में हुआ है जिसमें बल हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपका थीटा कितना होगा, तो थीटा हम निकालते कैसे हैं, बल तथा विस्थापन के बीच में जो एंगल होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा सर 0 डिग्री। अगर आप वर्क के इस फॉर्मूले में 0 डिग्री पुट करते हैं, तो आपको मिलेगा F इंटू डी इंटू कोस 0, और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। चूंकि कोस 0 बराबर होता है 1, तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला बनता है वो होता है F इंटू डी, ठीक है। ये तो हमको बेसिक सा पता है कि वर्क बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो अब हमने एक बार ये और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोस का ही यूज़ क्यों किया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कोस का यूज़ किया कब जाएगा, पहले तो सिंपल सी बात यह है, तो आपका जवाब होगा सर तब किया जाएगा जब बल तथा विस्थापन के बीच में कोई एंगल हो। यानी कि आपका ये एक पिंड है, ये एक वस्तु है। आपने क्या किया, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में एक बल लगाया, F बल लगाया आपने ऊपर की तरफ, जबकि विस्थापन कहाँ हुआ, विस्थापन हुआ इस डायरेक्शन में। यानी कि बल की और जो विस्थापन था, उन दोनों का जो दिशा थी वो अलग अलग हो गई। उसके बीच में मान लेते हैं ये एक थीटा एंगल आ गया। तो दोस्तों, अब हमें कार्य का फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है, इसमें ये A है, ये B है और ये C है। तीनों मैंने इसके एक शीट्स मान लिए। अब दोस्तों, मुझे एक बात तो पता है कि अगर मैं कहीं से भी कार्य निकालना चाहूँ, ठीक है ना, यहीं अगर मुझे कभी भी कार्य निकालने की ज़रूरत पड़े, तो मुझे 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो मुझे बल पता होना चाहिए, और एक मुझे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे विस्थापन तो सही सही पता है, लेकिन मुझे बल सही सही नहीं पता है, क्योंकि वो एक थीटा एंगल पर बनाया गया है। तो यहाँ से अगर मैं कोई एक ऐसा घटक उत्पन्न कर देता हूँ, एक ऐसा कंपोनेंट निकाल लेता हूँ जो विस्थापन की ही दिशा में हो, तो दोस्तों उससे होगा क्या, अगर मैं विस्थापन की दिशा में ही आरोपित किया गया बल निकाल लेता हूं, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, बल की गुणा विस्थापन से कर दूंगा, और मेरा जो है वर्क निकल आएगा। तो मुझे किस चीज की निकालने की जरूरत है, मुझे निकालने की जरूरत है विस्थापन की दिशा में कितना बल लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो बल है ये तो लगाया गया है इस दिशा में, लेकिन इसका जो असर है, यानी कि एक तरह से हम नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि अगर मैं इस दिशा में बल निकालूं तो उसका कुछ अलग मान निकल के आएगा, और वही हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, तो ये क्या चीज होती है, तो आपका जवाब होगा सर ये कर्ण होता है, और नीचे क्या होता है, आधार। अब मैं कोई ऐसा त्रिकोणमिति का ऐसा व्यंजक लूंगा जिसके अंदर ये दोनों आसानी से आए।
तो मेरा जवाब होगा कि सर आप cos थीटा ले लीजिए। अगर आप cos थीटा लोगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर ये आधार बटे कर्ण होता है, इंग्लिश में कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो यहाँ पर बेस क्या है, तो आपका जवाब होगा सर बेस है ए बी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बेस क्या है ए बी, ये रेखा का मैंने नाम लिख दिया है। और अगर मैं कर्ण की बात करता हूं तो कर्ण है ए सी। तो आप मुझे बताओ मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए। वो क्यों, अभी देखिए समझिए। वो दोस्तों इसलिए चाहिए क्योंकि ए बी की डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, और अगर मैं ए बी की डायरेक्शन में ही फोर्स निकाल लेता हूं तब मैं उनकी डायरेक्टली गुणा कर दूंगा और मेरा कार्य निकल आएगा। तो मैं यहां से अगर ए बी निकालने की बात करूं तो आपका जवाब होगा सर ये ए सी की गुणा हो जाएगी कोस थीटा के साथ, तो ए बी बराबर आ जाएगा कोस थीटा इंटू ए सी। अब मैं पूछता हूं ए सी की वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ए सी की वैल्यू है एफ। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा एफ कोस थीटा। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या है, ये जो मेरा बल है ये बल का घटक है। ठीक है, बल का एक घटक है, एक बल का कंपोनेंट है जो क्या है विस्थापन की ही दिशा में है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, मेरा विस्थापन इस दिशा में, और जो मेरा ये अब बल निकल के आया है ना इसकी भी डायरेक्शन यही है। तो अब मैं क्या कहूंगा, भाई मुझे तो सिंपल सा पता है कि अगर मुझे वर्क चाहिए तो मुझे बल की गुणा विस्थापन के साथ करनी है। कंडीशन ये है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में होने चाहिए। तो अब मेरा बल क्या हो जाएगा एफ कोस थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये अब यह पूरा आपके लिए बल है और ये पूरा ये डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है ही। तो अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूं तो आपका जवाब होगा कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। तो ये पूरी चीज मैंने आपको प्रूफ करके बता दी है कि वर्क कैसे निकलता है। ठीक है, एफ डी कोस थीटा, इसके अंदर कोस ही क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, और ये थीटा क्या होता है, अब आपको ये तो पता चल गया कि जो थीटा होता है वो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन का डाउट दूर करते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि क्षैतिज तल से 30 डिग्री पर झुकी हुई घर्षण रहित एक ढाल पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड ऊपर खींचा जाता है। यदि ढाल की लंबाई 20 मीटर हो तो इसमें किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर ये आपका क्षैतिज तल है यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यहाँ से 30 डिग्री के झुकाव पर एक बल लगाया जाता है। बल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है इस पॉइंट पर, और उस वस्तु को एक बंदा है, एक आदमी है जो यहाँ पर खड़ा है और उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये जो ढाल है ये घर्षण रहित है, तो इसका जितना भी ये बल लगाएगा वो पूरा इस पर आरोपित होगा, उसका कहीं भी लॉस नहीं होगा, कहीं ह्रास नहीं होगा। तो ये क्या करता है, इस पर बल लगाता है और इसको ऊपर की तरफ खींचता है। तो बल की जो डायरेक्शन है आपने देखा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था जो बल है वो क्षैतिज से 30 डिग्री है। तो ये भी समझ में आता है। अब आप मुझे बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो आपका जवाब होगा सर इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर की डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि ये जो 30 डिग्री एंगल है क्या उसको मैं उस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं, तो अब आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो जो थीटा एंगल होता है वो होता है बल तथा विस्थापन के बीच में। लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए था। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो एंगल 30 डिग्री है ये बल तथा क्षैतिज दिशा के बीच में है, ना कि बल तथा विस्थापन के बीच में। तो इसलिए हमने क्या नहीं किया, इसलिए हमने उस फॉर्मूले का यूज नहीं किया। तो दोस्तों वर्क बराबर एफ डी कोस थीटा यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा यहाँ यूज नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये जो थीटा था ये बल तथा विस्थापन के बीच का एंगल नहीं था। अब दूसरी बात कि मान लेते हैं ये पिंड यहाँ से उठा और जाकर के यहाँ बिल्कुल ऊपर चोटी तक पहुँच गया। तो दोस्तों ऐसे में हम कार्य कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐसे में जो वर्क होता है वो होता है mgh के बराबर। अब ये क्यों होता है, तो जब मैंने आपको वर्क पावर एंड एनर्जी की थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कहा था कि ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा की मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि ऊर्जा कार्य को करने की क्षमता होती है। ठीक है, अगर आप कोई कार्य ज्यादा करता है कोई कार्य कम करता है तो कार्य को करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो अगर आपको इस पिंड को यहां से यहां ले जाने में किया गया कार्य निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कि सर इसके अंदर हमें जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही हमारा किया गया कार्य होगा।
तो यहाँ पर मैंने W बराबर mgh क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है और ऊर्जा जो होती है वही होती है आपके कार्य की माप। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो हम निकालते हैं वो क्या होती है, m इंटू जी इंटू एच होती है और यही होगा इसका कार्य। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो है m इंटू जी, क्योंकि ये हमारा क्या है, वजन है, और इस वजन को आपको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर लेकर के जाना है और कितनी हाइट तक लेकर के जाना है। तो ये आपका बल हो गया और ये इंटू आपका h जो है ये विस्थापन हो गया। तो इस तरह से समझ सकते हो, कैसे भी समझ लो, बशर्ते दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको कोई एंगल दिया हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान करना है कि वो जो एंगल है क्या वो बल तथा विस्थापन के बीच में है, और अगर है तभी वो फॉर्मूला यूज करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, अब आप इस चीज पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में यानी कि ऐसे किया जा रहा है, लेकिन सर आपने ये जो h था इस h को क्यों लिया, क्योंकि अगर इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आप कुछ h ऊंचाई तक किसी चीज को उठाते हो, तो चाहे आपने कितने ही रास्ते क्यों ना बदले हों, चाहे आप उस पिंड को ऐसे उठाएं, कैसे भी ऊपर लेकर के जाएं, आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको ये हाइट देखनी है, यानी कि वो कितनी हाइट पर ऊपर गया है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको अगर वर्क निकालना है तो आपको ये mgh ही यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमने क्यों इसके अंदर साइन थीटा का यूज किया था, जैसा कि आपने पूछा। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर मैं बात करता हूं इसकी 20 वैल्यू हमको दे रखी थी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे हाइट चाहिए, मैं आपको बता चुका कि हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इसे निकालने के लिए। तो अगर मुझे हाइट चाहिए तो ये क्या चीज है, ये है लंब, ये क्या है, ये है कर्ण। ठीक है, तो मैं किसी ऐसे त्रिकोणमिति व्यंजक का यूज करूंगा जिसमें आसानी से लंब और कर्ण आते हो। तो आपका जवाब होगा सर ऐसा तो आसान से हमें साइन ही मिल सकता है, तो इसलिए मैंने साइन का यूज किया था, क्योंकि साइन 30 बराबर होता है, कितना होता है, 1/2, और जिसमें साइन के फॉर्मूले में ऊपर वाली चीज होती है लंब और नीचे वाला होता है कर्ण। तो लंब 1 है तो कर्ण 2 है, और 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10 है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वर्क बराबर mgh में m का मान कितना दे रखा था 50, g का मान 10 दे रखा था, h का मान 10 निकल के आया है, और बराबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5000 जूल। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क। तो याद रखने वाली चीजें यही है कि आपको थीटा पहले देखना है, मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर सीधा सा कहा गया है कि क्षैतिज तल से 30 डिग्री पर झुकी हुई घर्षण रहित एक ढाल पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड ऊपर खींचा जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, क्षैतिज से एंगल हमें बताया है 30 डिग्री, और उस झुकाव पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उसको हम 50 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊपर खींच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो फोर्स की डायरेक्शन हमें बताई है, और डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे लेना है, डिस्प्लेसमेंट आपको हाइट के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें आपका वो फॉर्मूला लगेगा, यानी कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। वो क्यों लगेगा आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओगे अब। ठीक है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है, यानी F बराबर 40 न्यूटन, यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन की दिशा में 45 का कोण बनता है। आप समझ पा रहे हो, यानी कि जिस दिशा में हमने बल लगाया और जिस दिशा में विस्थापन लगाया, जो उनकी डायरेक्शन है, जो उनकी रेखाएं हैं, उनके बीच 45 का कोण बनता है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो पिंड को 2 मीटर विस्थापन में विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, बड़ी आसानी से होगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, हमें बल दे रखा था जो था 40 न्यूटन का। उसके बाद हमको क्या दे रखा था, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा था कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना है या करना है। ठीक है, हमें थीटा दे रखा था। अब ये थीटा क्या है, ये बल तथा विस्थापन के बीच में है जो 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमें वर्क निकालना था, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं एफ डी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर एफ कितना है 40, डी कितना है 2 है, क्योंकि सारे के सारे ऐसा ही मात्रक हैं। उसके बाद कोस 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 40 गुणा 2 गुणा 1/√2, तो ये √2 से ये 2 कट जाएगा कितनी बार, √2 बार। तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 40√2, और ये क्या है कार्य है, तो इसको हम लिखेंगे जूल में। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ अब आप क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से समझेंगे। आप पहले समझना है कि क्या उसके अंदर दिया है और क्या हमसे पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि जैसे ये फर्स्ट कंडीशन मेरे पास है और सेकंड कंडीशन इधर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो जैसे मैं बात करता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जो मैंने लिख दिया है। अब मैं बात करता हूँ कि जब इसको ऊपर फेंका जाएगा, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो आप मुझे जवाब दीजिए कि इसका जो प्रारंभिक वेग है यानी जो u का मान है वो कितना होगा, यानी प्रारंभिक वेग इस टाइम। तो आपका जवाब होगा कि इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जब हम किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकते हैं तो किसी वेग से फेंकते हैं, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो होता है, चाहे कुछ भी हो वो होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अंतिम वेग की, तो जब चीज नीचे से फेंकी जाती है तो ऊपर जाकर के लास्ट पॉइंट पर रुकती है। तो यहाँ पर मुझे क्या कहना है कि जब कोई पिंड नीचे से फेंका जाए तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा, यानी वो ऊपरी पॉइंट पर जाकर के रुक जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि हम जब पृथ्वी से किसी चीज को फेंकते हैं तो वो वेग से, किसी वेग से फेंकी जाती है, तो प्रारंभिक वेग कुछ होगा और अंतिम वेग 0 होगा। जबकि अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, अभी ये वस्तु क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर अभी ये वस्तु यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 वेलोसिटी के साथ है, यानी कि स्थित है। तो यहाँ पर जो u का मान होगा, प्रारंभिक वेग होगा, वो 0 होगा। अब मैं बात करता हूं कि जब मैंने इस चीज को यहां से छोड़ दिया तो इसके अंदर क्या आ गया, वेग आ गया। और जब ये यहां पर पृथ्वी के सरफेस को टच करने वाली होगी, यानी कि जब अपने बिल्कुल नीचे आ चुकी होगी, तब इसके पास क्या होगा, क्या तब इसके पास वेग होगा। यानी कि हमें सिंपल सी बात ये पूछनी है कि जब ये वस्तु फ्री फॉल नीचे छोड़ी जाएगी तो इसका अंतिम वेग कुछ होगा या नहीं होगा। तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर कुछ ना कुछ वेग होगा। तो ये चीज आपको नोट पॉइंट में लिख लेनी है कि जब हमने किसी वस्तु को ऊपर फेंका तो प्रारंभिक वेग कुछ तो है, क्योंकि किसी वेग से फेंका है, और अंतिम वेग ऊपर जाकर रुकेगी तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब हमने ऊपर कोई वस्तु थी, पहले क्या थी, वो स्थिर थी, यानी उसका प्रारंभिक वेग 0 था। लेकिन जब वो हमने उसको छोड़ दिया तो अगर हमें उसका अंतिम वेग निकालना है तो वो कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी ना किसी वेग से वो यहाँ पर टकराएगी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आप लिख लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ फेंका जाता है। वह पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, तो फेंके जाते समय उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की गणना करो। और जी बराबर हमको दे रखा है, तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था। तो हमको दे रखा था कि जो पिंड था, जो वस्तु थी, वो 10 kg की थी, 10 किलोग्राम की थी। सेकेंड पॉइंट हमको दे रखा था हाइट, यानी कि वो कितनी ऊंचाई तक जाता है, 10 मीटर तक जाता है। थर्ड हमको दे रखा था जी की वैल्यू, जो कितनी थी, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर थी। ठीक है, और हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है के यानी हिंदी में गतिज ऊर्जा और इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बात करता हूं कैसे निकलेगी, तो आपका जवाब होगा 1/2 mv²। हमारे पास mv होना चाहिए, हमारे पास vv होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर जो ये v है ये क्या दर्शाता है, तो बच्चों यहां पर जो ये v है ये वेग दर्शाता है, ना कि अंतिम वेग। आप लोग v को देखने के बाद ये नहीं समझना कि अंतिम वेग को दर्शा रहा है, ये केवल वेलोसिटी को दर्शा रहा है, यानी वेग को दर्शा रहा है। जबकि अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रारंभिक, लिख लेना, ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है। जब हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या उसके अंदर प्रारंभिक वेग होता है, तो जब हम ऊपर उठ के देखते हैं तो हमने देखा कि हाँ भाई, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेग होगा, यानी उसका प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्रारंभिक वेलोसिटी, यहाँ हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। लेकिन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, तो अब आपका जवाब होगा कि 1/2 u²। हमें u की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। तो हम u कैसे निकालेंगे, तो अब आपका जवाब होगा v² बराबर u² और माइनस के 2gh। अब ये माइनस क्यों आया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध फेंकी जाती है, तो उसके जो वेग होता है उसमें त्वरण होता है, लेकिन वो मंदन होता है। यानी यहाँ जो g की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है, यानी वेग घटता जाता है और एक पॉइंट पर जाकर के रुक जाता है। तो यहाँ पर g की वैल्यू माइनस में होती है, तो v का मान क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताओ।
तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, ये वाली कंडीशन लग रही है। इस कंडीशन में होता क्या है, जब हम पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो इसका जो अंतिम वेग है v वो 0 होता है, तो ये चीज़ तो 0 हो गई। u स्क्वायर हमको निकालना है और माइनस के 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 10 है, तो u स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो u स्क्वायर में आप ये सारी टर्म को इधर लाएंगे तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी यानी कि 200। और ये है क्या चीज़, ये वेग है तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अभी आप u स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी जिसके अंदर u स्क्वायर का ही यूज होगा। तो क्या फॉर्मूला है 1/2 m u स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m की जगह हम कितना पुट करना है 10 किलोग्राम, तो 10 पुट करेंगे और u स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 200। तो यहाँ से आप 2 से 2 को काट देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1000। और ये क्या है, एनर्जी है, तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 200 जूल है। इस वस्तु के संवेग की परिकल्पना नहीं, संवेग का पारकलन कीजिए, यानी कि हमें संवेग निकालना है सीधा सीधा सा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है और हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है। तो इजी सा क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। तो हम बात करते हैं हमें क्या दे रखा है, हमें m बराबर दे रखा है 4 किलोग्राम। दूसरा पॉइंट, हमको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 200 जूल। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है P यानी कि संवेग। तो P बराबर होता क्या है, हम कैसे इसको निकालेंगे, तो आपका जवाब होगा P बराबर होता है mv। तो हमारे पास m तो है लेकिन हमारे पास v नहीं है, तो कहाँ से आएगा, तो आपका जवाब होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 200, 2 की इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 और m की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए यानी कि 4। ठीक है, ये क्या है, ये 4 है, तो 4v स्क्वायर बराबर 400। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा, फिर v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100 और v की वैल्यू आएगी 10। और ये क्या है, वेग, तो मीटर प्रति सेकंड। अब हमको निकालना क्या था, हमको संवेग निकालना था। m की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू हमारे पास है, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4 × 10 यानी कि हम क्या कह सकते हैं 40 यानी 40। अब इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान है तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, क्योंकि ये वेग है तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमने मात्रक भी लिख दिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आपके घर के लिए लिख देता हूँ, होमवर्क होगा, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कुली 60 किलोग्राम का वजन सिर पर रखे है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वह कितना कार्य करेगा, हमें कार्य निकालना है। जबकि 3 कंडीशन हमें दी हुई है। पहली कंडीशन है कि अगर वह 1 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे, तो हमको क्या करना है, तीनों के अलग अलग आंसर देने हैं। यानी जो पहला पॉइंट है उसमें कितना कार्य करेगा, यानी 1 मिनट तक अगर वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है तो वह कितना कार्य करेगा, यह हमें बताना है। अगर दूसरा, प्लेटफॉर्म पर वह 15 मीटर की दूरी चले तो उसे कितना कार्य करना पड़ेगा, वो हमको बताना है। और तीसरा, यदि वह 5 मीटर ऊंचे पुल पर चढ़ता है तो वह कितना कार्य करेगा। ये तीनों हमको आंसर देने हैं। ठीक है, और जहां पर g की वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वाला टेस्ट था उसमें हम लोगों ने एक कुली वाला क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी और अगर क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर जो नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक की होगी उसमें हम पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको चीज़ें लिख लेनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी हैं। जैसे m बराबर 60 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको वर्क निकालना है, हमको g की वैल्यू दे रखी है, हमको जो जो चीज़ें दे रखी हैं सारी चीज़ें लिख लो, कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आपको थीटा वाली बात मैं बताता हूँ, तो वहाँ पर जहाँ भी कार्य का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको थीटा यही देखना है कि उनके बीच में एंगल क्या है। ठीक है, यानी कि किधर की तरफ हमने बल लगाया है और विस्थापन किधर की तरफ हुआ है, ये चीज़ मेन है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।